तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 2.5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें बढ़ा हुआ मूल्य और पुराना मूल्य दो तरह के मूल्य पूछे जाते हैं। तो मैं जो शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको एक धनराशि दी होगी, जैसे यहाँ पे 450 रुपये दिया है। ठीक है, तो पहले आपको इसे लिख लेना है। ठीक है, 450 में लिख लूंगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसे 2.5 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है। ठीक है, तो जो भी वजन दिया होगा उससे भाग कर देना है आपको इसको। ठीक है, तो मैं इसे 2.5 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे गुणा करना है। यहाँ देखिए 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे 20% से गुणा कर दूंगा। 20% को कैसे लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे। ठीक है, बस आपको इसे सॉल्व कर देना है, आपको बढ़ा हुआ मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो हैं, तो इससे मैं ये नीचे 2 जीरो काट दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को पहले 5 से काट लेते हैं, तो नीचे 5 आएगा और ऊपर 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 5 से दोबारा काटेंगे तो 18 पे कटेगा। ठीक है, 18 पंजे 90 होता है, तो 18 पे कट गया। अब देखिए यहाँ पे 18 दूनी कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 36 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 1440 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे चावल का पुराना मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि कमी हो जाने से पहले का मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, पिछले सवाल में हमने बढ़ा हुआ मूल्य देखा था। ठीक है, अब हम पुराना मूल्य निकालने की शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे शुरुआत करनी है। जो धनराशि दी हुई है सबसे पहले आपको उसी तरीके से पहले धनराशि को लिख देना है। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में लिखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसे 4 किलोग्राम चावल अधिक मिल रहे हैं, तो इसे 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, और गुणा करेंगे। यहाँ पे 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 से गुणा करना है, लेकिन नीचे 100 नहीं लिखना। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में हमने 10% से गुणा कर दिया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे 90 लिखना है। ऐसा क्यों किया, यहाँ पे क्योंकि 10% की कमी हो रही है, तो आपको क्या करना है, 100 में से 10 को घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे 10% की कमी है तो 10 घटा के लिखना है 90। ठीक है, अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही होती तो आप क्या करते, 10 जमा करके लिखते नीचे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे तो पहले 3 पे कटेगा, फिर 6 पे कटेगा और 0 लग जाएगा। ठीक है, अब नीचे 9 बचा है, 9 से इसे काटेंगे तो 9 चौक 36 होता है, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि इसका मूल्य आ गया 40 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका पुराना मूल्य था, तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। यदि वह उसे 145 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 17% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 8% की हानि होती है और 17% का उससे लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हानि है और लाभ है ये प्रतिशत में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य जो है वो जो होता है प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, क्योंकि लाभ और हानि की बात प्रतिशत में हो रही है, तो क्रय मूल्य को भी हम प्रतिशत में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसे 8% की हानि होती है। ठीक है, किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। तो 100 में से पहले 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 92%। यानी वो अभी अपने सामान को कितने में बेच रहा है, 92% पे बेच रहा है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया प्रतिशत में। ठीक है, अगर वो 145 रुपये अधिक में बेचता तो 17% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, अभी जो लाभ है ये भी क्रय मूल्य पे उसे प्राप्त होता, तो 100 में 17 जमा कर देंगे तो वो अपने सामान को कितने में बेचता, 117% पर बेचता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 145 रुपये अधिक में बेचता। ठीक है, तो रुपयों में तो हमें दिया हुआ है, प्रतिशत में हम देख लेंगे। ठीक है, कि देखिए प्रतिशत में वो कितने अधिक प्रतिशत में बेचता,
तो 117 में से 92 को जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ गया, और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आ गया। ठीक है, यानी कि वो 25% अधिक में बेचता। ठीक है, प्रतिशत में देखे तो 25% अधिक में बेचता, और रुपयों में कितना दिया हुआ है, 145 रुपये। ठीक है, तो हम दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं। 25% किसके बराबर है, 145 रुपये के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 25% की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, हमें 100% की बतानी है। ठीक है, तो मैं इसे 100% में बदलने के लिए 4 से गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इस तरफ 4 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 580 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100% क्या होता है, क्रय मूल्य यानी सीपी। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 3 क्रमागत छूट 10%, 20% और 30% किस एकल छूट के बराबर है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें 3 क्रमागत छूट बताई गई हैं और हमें एकल छूट बतानी है जो इनके बराबर है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या होती है। यहाँ पे x जमा वाई और यहाँ पे माइनस फिर x गुणा वाई और भाग में 100। ठीक है, जब भी क्रमागत छूट आएगी तो आपको माइनस जरूर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब x और y दो वैल्यू हैं, तो पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, तीसरे वाली को रहने देंगे। ठीक है, इन दोनों को x और y की जगह पे डाल देंगे, तो 10 जमा 20 और माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 और भाग में 100। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे तो 2 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना होगा, 30। 30 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 28% इनकी एकल छूट आ गई है। ठीक है, अब ये तीसरे वाली बची हुई है, इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को x और y मान के इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो पहले दोनों को जमा करेंगे, 28 जमा 30 और फिर माइनस जरूर लगाना है। ठीक है, फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 28 दिया कितना होता है, 84 होता है, और यहाँ पे जीरो लग जाएगा, 840 और नीचे भाग में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का होगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 58। 58 में से हमें 8.4 घटाना है। ठीक है, तो पहले 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 50 बच जाएगा। 50 में से 0.4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 49.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एकल छूट होगी। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, और 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको हमेशा पहले 1 लिख लेना है। ठीक है, अब दोगुनी होती जाएगी तो देखिए यहाँ पे 1 को 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 जो है ये 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 का 2 गुना कितना होता है, 16। तो देखिए यहाँ पे उसने 16 ही पूछा है। ठीक है, कि 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, तो हमें 16 तक इसको ले आना है। ठीक है, 1 से लेके 16 तक। अब देखिए यहाँ पे 1 से 2 गुनी कितने वर्ष में हो रही है, 6 वर्षों में। ठीक है, फिर दोबारा से 6 वर्षों में 4 गुनी हो गई, फिर 6 वर्ष और लगे तो 8 गुनी हो गई, और फिर 6 वर्ष और लगे तो 16 गुनी हो गई। ठीक है, तो इन सबको आपको जमा कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 बार जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 24 वर्ष में धनराशि 16 गुना हो जाएगी। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और फिर प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, तो आने जाने में उसे कितना समय लगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें नाव की और धारा की चाल दी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाव की चाल जो है 11 दी हुई है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो A से B तक जा रहा है 48 किलोमीटर और फिर वापस आ रहा है। ठीक है, तो नाव की चाल 11 है
और वो विपरीत दिशा में जा रहा है पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए धारा की चाल इस तरफ है और नाव इस तरफ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 की चाल से नाव चल रही है और धारा उल्टी दिशा में बह रही है 5 की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी सापेक्ष चाल हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 11 माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। जब वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 की चाल से जा रहा है, ठीक है। और जब वो वापस लौटेगा तो नाव वापस आएगी और धारा की चाल भी इसी दिशा में होगी, तो 5 और यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे चालें क्या होती है, जमा हो जाती है, ठीक है। तो 11 जमा 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। जब वो वापस लौटेगा तो उसकी चाल कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो हमें समय बताना है कि आने जाने में उसे कितना समय लगा है, ठीक है। तो दूरी देखिए उसने 2 बार दूरी तय करी है 48 किलोमीटर की, ठीक है। पहले यहाँ से 48 किलोमीटर गया, फिर 48 किलोमीटर वापस लौटा, ठीक है। तो इसे 2 भागों में सॉल्व करेंगे। तो दूरी कितनी है, पहले 48, ठीक है। जब वो गया था तो उसकी चाल कितनी थी, 6 की चाल से गया था, तो नीचे चाल में 6 लिख देंगे, ठीक है। और जमा करेंगे फिर से, दूरी कितनी तय करी है उसने वापस लौटते टाइम, 48 की दूरी वापसी में तय करी है और उसकी चाल कितनी थी, 16 की थी, ठीक है। तो अब हमें 16 से भाग कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 से इसे काटेंगे तो 8 पे कटेगा और 16 से इसे काटेंगे तो 3 पे कटेगा, ठीक है। 16 तिया 48 होता है। तो समय कितना लगा, जाते टाइम 8 घंटे का समय और वापसी में 3 घंटे का समय, तो कुल समय कितना लगा, 11 घंटे का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। जब भी सवाल आएगा ऐसा तो आपको पहले क्या करना है, दोनों चालों को जमा कर लेना है एक बार और एक बार घटा कर लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर 11 आएगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस प्रतिकूल दिशा में 10 घंटे में लौटता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि धारा की दिशा में जब नाव चल रही है, ठीक है, तो वो 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो धारा की दिशा में यानी समान दिशा में, जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा जा रही है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, जमा करना होता है, ठीक है, दोनों की चालों को। तो यहाँ पे जो नाव की चाल है जमा धारा की चाल है, ठीक है। यानी ये चाल कितनी आ जाएगी, दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी तय कर रहा है, 45 किलोमीटर की दूरी, और समय कितना लग रहा है, 6 घंटे का, ठीक है। तो जब इसे 6 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। दोनों की चाल का योग आ गया, ठीक है। अब जब वो प्रतिकूल दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, इसको माइनस करना होता है दोनों की चालों को, ठीक है। तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, तब उसे 10 घंटे का समय लग रहा है और दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर की ही है, ठीक है। तो 45 किलोमीटर की दूरी बटा समय आ जाएगा, तो कितना है, 10 घंटे का समय है, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि नाव की जो चाल है वो स्थिर जल में कितनी है, ठीक है। हमें सिर्फ नाव की चाल बतानी है, ठीक है। हमारे पास देखिए यहाँ पे 7.5 क्या है, जमा करने पे आ रहा है और घटाने पे 4.5 आ रहा है, ठीक है। हमें नाव की चाल निकालनी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को जमा कर देंगे, ठीक है। जमा करने से क्या होगा, ये प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 2 गुणा नाव की चाल कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए इन दोनों को भी जमा कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जमा किया है तो इन दोनों को जमा करने पे कितना आएगा, 12 की चाल आ जाएगी, ठीक है। यानी ये दुगनी चाल आ गई है। नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 2 को नीचे भाग में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी नाव की जो चाल है स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की है, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।